नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं राजश्री त्रिवेदी। कल तिमिर को भेद मैं आगे बढ़ूंगा, कल प्रलय की आंधियों से मैं लड़ूंगा, किंतु आज मुझको आंचल से बचाओ, आज फिर से तुम बुझा दीपक जलाओ। हरिवंश राय बच्चन की इन पंक्तियों के साथ साथ पिछले दिनों सोहन लाल द्विवेदी की रचना भी याद आ गई। हर घर, हर दर, बाहर, भीतर, नीचे, ऊपर, हर जगह सुघर, कैसी उजियाली है पग पग, जगमग 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 जगमग। हमारे देश के बच्चे भी तो टिमटिमाते दिए ही हैं, जो आगे चलकर दीप स्तंभ बनेंगे और उनकी राह में उनके चरित्र को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका अदा करेगा बाल साहित्य। बस कहीं कोई बच्चा वंचित ना रह जाए। कवि नीरज भी तो कहते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इस माह बाल दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी में आयोजित एक विशेष समारोह में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पत्रिका का प्रयास रहेगा कि इसका माइक्रोफोन राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन स्थल पर पहुंचकर देश की विविध भाषाओं के बाल साहित्यकारों से रूबरू हो, ताकि उनकी सृजनशीलता का अर्क अंश हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। विविधता की बात हुई तो ख्याल आया कि काल क्रमणिका के विविध खंडों में राष्ट्र के विभिन्न अंचलों में बाल साहित्य सृजन सक्रिय रहा है। आदिकाल और मध्यकाल को टटोलें तो पंडित विष्णु शर्मा, सोमदेव भट्ट और तेनाली राम जैसे विभूतियों के नाम तो किसी भी आम व्यक्ति के जहन में तुरंत आ सकते हैं। पंचतंत्र, हितोपदेश, तेनाली राम के किस्से दुनिया की न जाने कितनी भाषाओं में अनुदित हुए होंगे। जातक कथाएं और वेताल पंचविंशति तो आज भी अलग अलग रूपों में हमारी लोकप्रिय संस्कृति का अभिन्न अंग हैं और बोधप्रद भी। आधुनिक काल को लेकर कोई पूछे कि इसी समय कौन से प्रमुख नाम मन में आ रहे हैं, तो बेहिचक बाल साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, साने गुरुजी, वृंदावन लाल वर्मा और बाल कवि बैरागी का उल्लेख किया जा सकता है। हाँ, सोहनलाल द्विवेदी भी। वर्तमान समय को लेकर मलयालम साहित्यकार केवी रामनाथन, कश्मीरी साहित्यकार ग्रेस पालजोर और ओडिया साहित्यकार नदिया बिहारी मोहंती के योगदान को भी रेखांकित किया जा सकता है और ऐसे उदाहरण हर अंचल से मिलेंगे। समय की तेज धारा ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। आजकल इसी क्षेत्र में बच्चों की स्वलिखित रचनाएं, उनकी कलाकृतियां भी देश में आयोजित महोत्सवों का केंद्र बिंदु बनती जा रही हैं। मजे की बात, उनके नाम भी बड़े क्यूट, आकर्षक से प्रतीत होते हैं। उदाहरण के तौर पर बुकारू, मुस्कान, कुकड़ुकू। पत्रिका का इस माह खासतौर पर देश के बच्चों की रचनात्मक हौसलों की असीम उड़ान को विनम्र नमन और ढेरों शुभकामनाएं। आजादी के अमृतकाल में उम्मीद करते हैं कि यही बच्चे अपनी नाजुक लेखनी से हमारे स्वाधीनता सेनानियों के अदम्य साहस और योगदान को अपने शब्दों में रेखांकित करेंगे। उनकी सोच का दायरा, उनके लफ्जों का चयन इस दिशा में ऐसी रचनात्मक क्रांति ला सकता है जिसकी गहराई, जिसके विस्तार के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्र निर्माण की निरंतर प्रक्रिया में यह प्रयास सार्थक ही सिद्ध होगा। सुनते रहिए राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती। हमारे सशस्त्र बल और हमारे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अतुलनीय योगदान को आकाशवाणी नियमित रूप से देश भर में विविध कार्यक्रमों के माध्यम से रेखांकित करती आ रही है। ये आप सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय सेना से ही जुड़ी हुई एक और देशव्यापी संस्था है आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन
यानी आवा, जिसका सामाजिक क्षेत्र में अनुपम कार्य रहा है, खास तौर पर शिक्षा, रोजगार और स्त्री सशक्तिकरण के क्षेत्र में, जो अंततः बाल कल्याण और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऐसे में रचनाधर्मिता की दृष्टि से ही सही, पत्रिका को उत्सुकता हुई ये जानने की कि क्या आवा साहित्यिक अभिव्यक्ति को लेकर भी कोई पहल कर रही है। इन्हीं दिनों पता चला कि इसी दिशा में 12 नवंबर से जयपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2। मिल आते हैं आवा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अर्चना पांडे से, सुनते हैं कुछ विशेष अंश। अर्चना जी, हमें पता चला कि आवा अब रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन की ओर भी सक्रियता से देखने लगी है। आपकी संस्था की एक खूबसूरत डिजिटल पहल अस्मिता इसी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और खास बात यह है कि नारी मन की भावनाएं, उसकी व्यथा को उजागर करने में अस्मिता जैसी पहल कारगर प्रतीत होती है। व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की अनुमति हो तो जरूर पूछना चाहेंगे कि कैसी होती है एक आम आर्मी वाइफ की जिंदगी। आप खुद भी एक आर्मी वाइफ हैं मैम। एक सामान्य व्यक्ति यह जरूर जानना चाहेगा कि आर्मी वाइफ्स को पारिवारिक जीवन में क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। आर्मी वाइफ्स को हमेशा से ही सहन शक्ति का प्रतीक माना गया है। आर्मी वाइफ्स या आर्मी का जीवन एक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम बोलते हैं। हमारे फौजियों को हमेशा युद्ध और शांति दोनों के दौरान उनकी असाधारण क्षमता और वीरता के लिए जाना और माना गया है। इस सब में हम महिला जो घर के मोर्चे को अकेला संभालती है, उसके योगदान को या तो सब भूल जाते हैं या पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि अकेला रहना सेना जीवन का एक अनिवार्य तथा अभिन्न हिस्सा है, और ऐसे वक्त में फौजी अर्धांगिनियों को अकेले घर और बच्चों की जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, जिससे कि हमारे सैनिक बिना अपने परिवार की चिंता किए अपनी ड्यूटी पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। हालांकि एक फौजी की पत्नी का जीवन कठिन और चुनौतीपूर्ण या कि चैलेंजिंग है, पर मैं साथ ही में ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक यूनिक, एंजॉयबल और एक स्पेशल ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये हमें कई सारे अवसर भी प्रदान करता है। और आवा इन अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अवसर मिलते हैं उनको रियलिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए एक माध्यम है, जिससे मतलब हमें बहुत सारे मौके मिल सकते हैं। एक फौजी की पत्नी का जीवन दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है, और इसी सोच को हमने अस्मिता का रूप दिया है। अस्मिता उस फौजी पत्नी की कहानी है जो चुनौतियों से जूझती हुई जीवन में आगे बढ़ रही है, और अपने जैसे कई महिलाओं को प्रेरित किया है उन्होंने। ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार ही आयोजित किया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आगे भी हम आयोजित करते रहेंगे और बहुत सारी हमारी महिलाओं को प्रेरित करते रहेंगे, ताकि उनको ये लगे कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, मेरे जैसे सारे मेरे जैसे हैं, और कहीं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते इस वजह से। एक और नए इनिशिएटिव का पता चला अर्चना मैम, और वो है जयपुर में आयोजित होने वाले इवेंट आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 के बारे में। हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि मिड नवंबर में होने वाले इस आयोजन में क्या क्या प्लान्स हैं, कौन कौन वहां आएगा अपनी रचनाओं को लेकर। हाँ, हम सब इस इवेंट का बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत एक्साइटमेंट है सब में। ऐसा इवेंट पिछले साल दिल्ली में पहली बार आयोजित किया गया था। अब हमने ये देखा है कि हमारी आवा फैमिलीज़ में बहुत ही प्रतिभाशाली सदस्य आए हैं। हमारे परिवार में उभरते हुए लेखक एवं लिटरेचर में रुचि रखने वाली बहनें भी बहुत है। तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए तथा उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ये लिट फेस्ट जिसको हम बोलते हैं या अभिव्यक्ति, ये पिछले साल दिसंबर में पहली बार दिल्ली में आयोजित हुआ था, और इसका प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है हमें। और उसी टाइम हमने डिसाइड कर लिया कि अभी इसको और बड़ा बनाना है और आगे ले जाना है। तो इसका उद्देश्य हमारी
महत्वाकांक्षी और अनुभवी लेखकों को अपनी कहानियां बताने के लिए एक प्लेटफॉर्म, और अन्य बाहर के लिटरेरी वर्ल्ड से कनेक्ट होने का एक और माध्यम, और एक ऐसे मंच हम तैयार करना चाहते हैं ताकि हमारी मेंबर्स को भी एक मौका मिले सबसे कनेक्ट होने का। यह फेस्टिवल लोगों को असाधारण किताबें, विचारों और संवादों से भी जोड़ता है, क्योंकि इसमें हम कुछ डिबेट्स और कुछ टॉक्स और ये भी शामिल करते हैं। इसी के प्रति लोगों का इंटरेस्ट एवं रुचि देखते हुए हमने अब ये सीजन 2 जयपुर में करने का प्रयोजन किया, ताकि सभी इलाकों में सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिले और सब पार्टिसिपेट कर सके। और इस इवेंट में हमारी आवा की सारी फैमिलीज मिलजुल कर हिस्सा ले रही है। हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स भी वहाँ कुछ एग्जिबिट्स करेंगे अपनी चीज़ें, और ये हमारा, जैसे मैंने बोला, एक्साइटमेंट बहुत है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम कार्यक्रम है, और इसको हम जयपुर में 12 से 14 नवंबर तक आयोजित करने का हमारा प्रोग्राम है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे ये सिलसिला अब दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में हो रहा है, तो आने वाले समय में जयपुर के अलावा भी फिर आगे। हाँ, हमारी कोशिश यही है कि सब इसमें हिस्सा ले सके, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, सब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हम हर साल एक नए स्टेशन में, नए रीजन में, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारे कमांड्स में टर्न बाय टर्न हम सारे कमांड्स में इसको करने का हमारा प्लानिंग है। आवा लिट फेस्ट अभिव्यक्ति सीजन 2 जयपुर में आयोजित होने वाले एक खास साहित्यिक महोत्सव के बिंदुओं पर प्रकाश डाला आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट श्रीमती अर्चना पांडे ने। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी के साहित्यिक योगदान को पत्रिका ने बाकायदा उल्लेखित किया समय समय पर, किंतु इसी क्रम में अगर सुविख्यात पंजाबी कवि प्रोफेसर मोहन सिंह का जिक्र न हो तो बात अधूरी रह जाएगी इस समृद्ध साहित्यिक परंपरा के परिप्रेक्ष्य में। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाली 8 नवंबर को गुरुपुरब है। गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व जितना हमारी आस्था के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हमें इससे सीखने को भी मिलता है। गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन मानवता के लिए प्रकाश फैलाया। पिछले कुछ वर्षों में देश ने गुरुओं के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं एक विशेष लघु रूपक ननकायन। प्रोफेसर मोहन सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय कवि थे और अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी के अलावा पंजाबी भाषा के प्रमुख नामों में से एक थे, जिनकी कृतियों को सीमाओं के पार समान रूप से सराहा गया था। वे पंजाबी साहित्य के अग्रदूतों में से एक थे, जिन्हें आधुनिक पंजाबी कविता के पिता के रूप में भी जाना जाता है, और 20वीं शताब्दी के सबसे महान पंजाबी कवि के रूप में उन्हें अमृता प्रीतम और शिव कुमार बटालवी के साथ जादू की तिकड़ी के रूप में भी माना जाता है। उन्होंने पंजाबी जीवन के हर पहलू पर कविता लिखी। उनकी कविताओं के पात्र आपको पंजाब में हर जगह मिल जाएंगे। प्रोफेसर मोहन सिंह द्वारा रचित महाकाव्य ननकायन अर्थात नानक का जीवन गुरु नानक देव जी की 500वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए पंजाबी विश्वविद्यालय के लिए लिखा गया काम है। ये महाकाव्य कई मध्ययुगीन स्रोतों जैसे पुरातन जन्म साखी, मेहरबान दी जन्म साखी, भाई गुरदास के पहले संस्करण और अन्य के आधार पर सिख धर्म के संस्थापक की कहानी बताता है। प्रोफेसर मोहन सिंह की काव्य संवेदना और उनके द्वारा रचित महाकाव्य नानकायन पर अपने विचार प्रकट करते हुए हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर हरमोहिंदर सिंह बेदी। प्रोफेसर मोहन सिंह आधुनिक पंजाबी कविता के अग्रगण्य कवियों में बड़ा नाम है। पंजाबी कविता का जो आधुनिक संदर्भ, उसकी सांस्कृतिक चेतना पंजाब के परिवेश के साथ
सच्चे अर्थों में प्रोफेसर मोहन सिंह की कविताएं ही जोड़ती हैं। और सबसे अधिक जिसका पंजाबी पाठकों ने अपनी संवेदना के साथ उस कृति को जोड़कर देखा वह थी ननकायन। नानकायन गुरु नानक देव जी के ऊपर लिखा हुआ प्रोफेसर मोहन सिंह जी का सफलतम महाकाव्य है। ननकायन की भाषा, उसकी गेयता और पंजाबी सभ्याचार की मूल भावना को ननकायन ने बहुत अच्छे ढंग से उभारा। बाबा नानक केवल नायक की भूमिका ननकायन में नहीं निभाते, बल्कि पूरा पंजाबी सभ्याचार, पंजाबियत और पंजाबी संवेदना के एक बड़े रहनुमा होकर उभरते हैं। देशों विदेशों में बसने वाले पंजाबियों ने प्रोफेसर मोहन सिंह की इस कृति का आनंद केवल इसलिए नहीं उठाया कि बाबे नानक की दार्शनिकता को यह कृति अपने केंद्र में रखती है, बल्कि मध्य युगीन पंजाबी संस्कृति का भी एक बहुत बड़ा सामाजिक दस्तावेज नानकायन है। मौलिकता की दृष्टि से अगर हम देखें, मोहन सिंह ने नानकायन में एक ऐसी धुरी को केंद्र में रखा जहां जहां भी बाबा नानक रहे, चाहे वह ननकाना साहब हो, सुल्तानपुर लोधी हो या बाबे नानक की यात्राओं के दौरान पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े नगरों, शहरों, कस्बों के नाम आए हों, प्रोफेसर मोहन सिंह ने उन कस्बे, शहरों को केंद्र में रखकर श्री गुरु नानक देव जी के व्यक्तित्व को उभारा। इसलिए प्रोफेसर मोहन सिंह की काव्य यात्रा में ननकायन एक बहुत बड़ा आलोकित स्तंभ है, जिससे पंजाबी कविता भी, पंजाबी महाकाव्य भी एक नया स्वरूप ग्रहण करता है। प्रोफेसर मोहन सिंह छंद और ले, उनकी कविता की गीतात्मकता पंजाबी कविता को एक नया शिखर प्रदान करती है। नानकायन का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रोफेसर मोहन सिंह ने गुरु नानक देव जी की कई जीवनियों का सार, कई साखियों की मूल संवेदना को और गुरु नानक देव जी की जीवनी में घटित घटनाओं को अपने इस महाकाव्य के केंद्र में रखा। इसलिए गुरु नानक देव जी की वाणी को, गुरु नानक देव जी की यात्राओं को, गुरु नानक देव जी की पूरे ब्रह्मांडी चेतना को समझने के लिए नानकायन एक आधारभूत महाकाव्य है। हालांकि उनका सबसे कठिन कार्य था जब उन्हें चमत्कार और अन्य अलौकिक घटनाओं को शामिल करना पड़ा, जैसा कि गुरु नानक के मध्य युगीन जीवनकारों ने अपनी रचनाओं में जन्म साखियों के रूप में दर्ज किया था। मोहन सिंह इसे लिखते हैं कि ऐसा कहते हैं जन्म साखी के लेखक। इस प्रकार वे रूढ़िवादियों को ठेस नहीं पहुंचाते और समझदार पाठक की विश्वसनीयता पर दबाव नहीं डालते। उनका दृष्टिकोण लगातार तर्क संगत और आधुनिक बना हुआ है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर के पंजाबी भाषा विभाग के सहायक प्रोफेसर तथा प्रमुख डॉक्टर मनजिंदर सिंह के शब्दों में प्रोफेसर मोहन सिंह की महाकाव्य कृति नानकायन। प्रोफेसर मोहन सिंह ऐसे महान कवि हुए हैं जिनकी काव्य रचना के साथ पंजाबी कविता एक नए युग में प्रवेश करती है। प्रोफेसर मोहन सिंह ने नानकायन महाकाव्य की रचना प्रौढ़ आयु में की। गुरु नानक देव जी के जीवन को दर्शाने वाले मूल स्रोत जन्म साखियां हैं। प्रोफेसर मोहन सिंह ने गुरु साहिब के चरित्र निरूपण के लिए इन्हीं जन्म साखियों को आधुनिक भाषा और मुहावरे में चरितार्थ किया। इस महाकाव्य को 6 सर्गों में बांटा गया है। पहले सर्ग का नाम तलवंडी है, जिसके अंतर्गत गुरु जी के जन्म और तलवंडी में हुई घटनाओं का जिक्र है। दूसरे सर्ग का नाम सुल्तानपुर है। इसमें मोदी खाने में नौकरी और वेई नदी से संबंधित घटनाओं का वर्णन है। तीसरा सर्ग पहली उदासी के नाम पर है। इसमें सैदपुर, हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, बनारस, कच्छ, गया, कामरूप, पालीपुर, महाबलीपुरम, चांदीपुर, लंका, गुजरात, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों की यात्राओं का वर्णन है। चौथा सर्ग गुरु जी की दूसरी उदासी से संबंधित है।
इसमें सियालकोट, बनिहाल, कश्मीर, कारगिल, लेह लद्दाख, सुमेर पर्वत आदि की यात्राओं का वर्णन है। 5वें सर्ग का नाम तीसरी उदासी है। मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के दौरान जो धर्म प्रचार के लिए यात्राएं की, उन्हें सिख परंपरा में उदासी कहा जाता है। सो महाकाव्य नानकायण का 5वां सर्ग जो है वो गुरु जी की तीसरी उदासी से संबंधित है। इसमें अरब और इराक की यात्रा का वर्णन है। यहाँ दर्शाया गया है कि गुरु जी हाजियों का रूप धारण करके पहले कसूर और फिर पाकपटन, मक्का, तुलंबा, बलोचिस्तान आदि स्थानों पर गए। 6ठे सर्ग का नाम करतारपुर है। इसमें गुरु साहिब ने करतारपुर में निवास और ग्रस्त जीवन व्यतीत करने की घटनाओं का चित्रण है। नानकायण की काव्य शैली बहुत समृद्ध है। इसमें इतिहास और लोक परंपराओं का सुमेल है, पर कवि मोहन सिंह ने आधुनिक संवेदना के तहत इसमें तार्किक दृष्टि को हर घड़ी कायम रखा है। नानकायण में गुरु नानक देव जी के जीवन, दर्शन और विचारधारा को आधुनिक काव्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों के बारे में जो विचार अपनी वाणी में व्यक्त किए, उसका वर्णन प्रोफेसर मोहन सिंह ने अपने विशेष काव्यिक अंदाज में इस प्रकार व्यक्त किया। वो इस प्रकार है कि लोकां नूं समझाया बाबे नाल प्यार, सब तो वड्डी यात्रा जानो शब्द विचार, तीर्थ कोई ना दिल तो वड्डा, विच जहान सत्संगत ही असल विच त्रिबैणी इशनान। प्रकृति चित्रण और शैली की झलक महाकाव्य नानकायण में बार बार उजागर होती है। छंद शास्त्र की दृष्टि से भी ये महाकाव्य उत्कृष्ट रचना है। इसमें कवि मोहन सिंह ने दोहरा, चौपई, सिरखंडी आदि छंदों का बहुत खूबसूरत प्रयोग किया है। नानकायण की भाषा बड़ी सरल एवं ठेठ पंजाबी है। इसमें कवि के शब्दों ने उसके विचारों को सही रूप में प्रस्तुत करने हेतु पूरा साथ दिया है। कवि ने गुरु नानक देव जी के लिए बड़ी सुंदर और भावनामयी शब्दावली का प्रयोग किया है। सो इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि महाकाव्य नानकायण निश्चित रूप से आधुनिक पंजाबी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक है। प्रकृति के वर्णन में मोहन सिंह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में हैं। पंजाबी विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति कृपाल सिंह नारंग कहते हैं, उनके इस काम को पढ़ने के माध्यम से मेरी भक्ति को आंसू में अभिव्यक्ति मिली है। दरअसल मोहन सिंह की गुरु नानक के जीवन की कहानी उल्लेखनीय भक्ति और जुनून के साथ लिखी गई है। वह गुरु नानक के संदेश की व्याख्या करने में भी उतने ही सफल हैं। समकालीन मनीषियों और चारणों के साथ वाद विवाद में चर्च किए गए कुछ जटिल सैद्धांतिक मुद्दे स्पष्ट प्रस्तुति में सरल और आसानी से बोधगम्य हो जाते हैं। मोहन सिंह के गुरु नानक मानव और दिव्य दोनों हैं। ननकायन। वाचन स्वर पूनम। प्रस्तुति सहयोग सुखप्रीत कौर। प्रस्तुति अमन देव जोशी, आकाशवाणी जालंधर।
पत्रिका की शुरुआत में हमने देश के नौनिहालों, बच्चों की रचनात्मक हौसलों की उड़ान का उल्लेख किया था। क्या संयोग है कि साहित्य अकादमी द्वारा घोषित बाल साहित्य पुरस्कारों की फहरिस्त में उर्दू भाषा के लिए जिस कृति को चयनित किया गया है उसका भी शीर्षक है हौसलों की उड़ान। एक छोटी सी मुलाकात काव्य संग्रह के रचयिता जफर कमाली के साथ। देखिए, इसमें मुख्तलिफ कबील की नज़में हैं। इसमें खुदा की अज़मत भी बयान की गई है, इसमें वतन की मोहब्बत को भी उभारा गया है, इसमें अखलाकियात की भी बातें हैं, यानी इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की क्या अहमियत है। डिसिप्लिन में जैसे चींटियों की कतार है कि चींटी छोटी सी मखलूक है खुदा की, लेकिन वो कितने डिसिप्लिन्ड होती हैं, कितने महज़्ज़ब तरीक़े से चलती हैं सीधी लाइन में, कैसे वो मेहनत करती हैं। तो मैंने चींटियों की कतार पे एक नज़्म लिखी, ज़रा उसका एक बंद। तो इसमें वही डिसिप्लिन का असल बयान है कि कितनी दिलकश है चींटियों की कतार, हैं ये इतनी नहीं है जिनका शुमार, चाल में नज़्म व ज़ब्त है कितना, उनमें आपस में रब्त है कितना। लश्करे बेनज़ीर की सूरत, एक काली लकीर की सूरत, साथ में ढोल है नताशा है, कैसी हैरत का ये तमाशा है। तौर कैसा है, क्या तरीक़ा है, कैसी तहज़ीब है, सलीक़ा है, कि ये नहायत ज़हीन लगती हैं, नन्ही मुन्नी मशीन लगती हैं। अपनी मंजिल की समत सब है रवां, हौसले उनके लग रहे हैं जवां। जानती ही नहीं थकावट को, मानती ही नहीं रुकावट को, टोक सकता नहीं उन्हें कोई, रोक सकता नहीं इन्हें कोई। अज़्म की ये चट्टान होती हैं, इसलिए कामरान होती हैं। सख्त राहों से भी गुज़र जाएं, मुश्किलों से कभी न घबराएं। हमको गफलत से ये जगाती हैं, काम करने के गुर सिखाती हैं। हिम्मतों का निशान उनकी कतार, अज़मतों का जहान उनकी कतार। जान नन्ही सी, काम उनका बड़ा, फिर न कैसे हो नाम उनका बड़ा। दे रही हैं ये मेहनतों का पयाम, हम करें उनके हौसलों को सलाम। शायर को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं किस उम्र के बच्चे के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप 5 से 8 साल तक के बच्चे के लिए लिख रहे हैं तो ये ज़्यादा जो नर्सरी राइम है, मछली जल की रानी है, अजीवन उसका पानी है, इस टाइप की चीज़ जो है ये और दुश्वार है। और जब बच्चे कुछ समझदार हो जाते हैं, जब लड़कपन की हद में दाखिल हो जाते हैं, तो अब वहाँ अखलाकियात वगैरह की जो है सब ये बात की जाती है। और बच्चों के जहन को आप बड़ों के जहन से जो है उसका मुआवजा नहीं कर सकते हैं। बच्चों का जहन तो वो होता है कि उनके यहाँ गिलहरी उड़ती है, सांप जो है आपसे बात करेगा, बिल्कुल वो तख़य्युलाती उनकी ज़िंदगी होती है। वो चाँद से बात करेगा, माँ से पूछता है कि भाई अम्मी बताओ चाँद का बेटा कैसा होता है, या सूरज डूब गया तो कहेगा कि माँ सूरज डूब, रात में सूरज निकाल दो, हम देखना चाहते हैं। बड़े मासूम सवालात होते हैं। तो जो लिखने वाला है वो इन तमाम पहलुओं पर नज़र रखता है और इस दिलचस्पियों के पेश नज़र ही वो जो कुछ लिखेगा तो वो बच्चों को वो चीज़ अपील करेगी। बग़ैर इसके कामयाबी की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चों में कैसे हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया जाए, अपने देश से जो है उनको प्रेम का पाठ कैसे पढ़ाया जाए, उसको सामने रख के मैंने एक नज़्म लिखी थी। हमारा मुल्क दिखाने की हमने कोशिश की है कि हमारा मुल्क जो भारत है वो कितना अच्छा मुल्क है, कि बहुत खुश अदा खुश लक़ब मुल्क है। ये दुनिया का एक मुंतखब मुल्क है, गज़ब मुल्क है ये गज़ब मुल्क है। अदब से रहो बाअदब मुल्क है, ये भारत हमारा अजब मुल्क है। यहाँ हैं जो गोरे तो काले भी हैं, यहाँ प्रेम के पाठशाले भी हैं। बड़ी मस्जिदें हैं, शवाले भी हैं, रवादारियों के उजाले भी हैं। ये भारत हमारा अजब मुल्क है। वही मौज दिल की वही मस्तियाँ, जिधर देखो आबाद हैं बस्तियाँ। बुलंदी पे पहुँची नहीं पस्तियाँ, बहुत ऊंची ऊंची यहाँ हस्तियाँ। ये भारत हमारा अजब मुल्क है, कि बड़े मंदिरों के बड़े हैं महंत, मोहब्बत का ये सिलसिला है अनंत।
कलंदर, ये सूफ़ी, ये साधु, ये संत, इन्हीं के है दम से दिलों की बसंत। ये भारत हमारा अजब मुल्क है। एक बंद और पढ़ रहा हूँ कि यहीं के हैं नानक, यहीं के हैं राम, यहीं तो है ख्वाजा पिया का क़याम। महावीर गौतम यहाँ के इमाम, यहाँ माँ टेरीज़ा की खिदमत है आम। ये भारत हमारा अजब मुल्क है। हौसलों की उड़ान। बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित कवि जफर कमाली को आपने सुना। स्वरान सौजन्य अंशुमन झा, आकाशवाणी पटना। समय का ये पड़ाव भारतीय साहित्यिक परंपरा की कुछ नामवर विभूतियों के जीवन चक्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। मुक्तिबोध, नागार्जुन, कृष्ण चंदर, ज़ौक़, अकबर इलाहाबादी और नज़ीर बनारसी के विशिष्ट योगदान को पत्रिका का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।